सभी को नमस्कार। स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2025 में जो प्रथम प्रश्न पत्र होगा उसको लेकर के विद्यार्थी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है, बहुत ज़्यादा डाउट्स क्रिएट कर रहे हैं। वो चाहे फिर वो गंभीर विद्यार्थी हो जो पिछले 2-3 साल से तैयारी कर रहा हो, और या फिर वो जो पिछले 5-7 महीने से तैयारी कर रहा हो। विद्यार्थियों के सबके ही कन्फ्यूजन हो रहा है। व्हाट्सएप के माध्यम से या टेलीग्राम के माध्यम से विद्यार्थी मेरे पास क्वेश्चन वगैरह क्वेरी वगैरह भेजते रहते हैं। तो सोचा इस पर एक छोटा सा सेशन रखा जाए। इस सेशन में मैं 4-5 क्वेश्चन आपके जो आए हुए हैं उन पर चर्चा करूंगा। तो आराम से आप समय दे करके 10-15 मिनट का ये वीडियो बनेगा, उस पर आराम से सुनना इसको, ताकि आपके जो भी डाउट्स रहेंगे वो आराम से अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। जो क्वेश्चन बच्चों ने भेजे हैं, एक तो यूनिट वाइज कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दूसरा है कि क्या करें कि हमारा स्कोर है वो 55 प्लस हो जाए, किस हिसाब की रणनीति रहनी चाहिए। जो विद्यार्थी गणित, विज्ञान और अंग्रेजी विषय छोड़ रहे हैं वो क्या करें कि उनका स्कोर भी लगभग 45 के आसपास हो जाए। रिवीजन की क्या रणनीति रहनी चाहिए लास्ट के समय में, और इसमें जो ये लास्ट वाला बिंदु वो मैंने जोड़ा है कि आपको क्या नहीं करना है। सबसे पहले चर्चा करते हैं कि इस पेपर में यूनिट वाइज कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पुराना पैटर्न ही रहेगा लगभग, क्योंकि इसमें और ज़्यादा कुछ सिलेबस में चेंजेस नहीं हुआ है। सिर्फ शिक्षा मनोविज्ञान को इसमें ऐड करा है। पहले ये सेकंड पेपर में होता था, अब इसको फर्स्ट पेपर में रखा है। तो ज़्यादा चेंजेस नहीं है। जो पूर्व में पेपर हुए थे उन्हीं के आधार पर मैं बता रहा हूँ कि हिंदी और अंग्रेजी में वही 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, दोनों में 4-4 क्वेश्चन। विज्ञान, गणित और रीजनिंग में 5-5 क्वेश्चन औसतन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा भूगोल में 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। राजनीति विज्ञान में 5 क्वेश्चन के आसपास पूछे जाएंगे। इतिहास में 13 से लेकर के 15 क्वेश्चन के बीच में पूछे जाएंगे। करंट वाला जो पोर्शन है उसमें 8 से लेकर के 10 के बीच में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और मैनेजमेंट और शिक्षा मनोविज्ञान है, उसका जो रेशियो रह सकता है वो रेशियो रह सकता है, जैसे अगर 8 क्वेश्चन अगर मैनेजमेंट 8-9 क्वेश्चन अगर मैनेजमेंट के पूछते हैं तो उसमें आप यूँ कह सकते हो कि लगभग 6-7 क्वेश्चन है वो शिक्षा मनोविज्ञान के भी पूछ सकते हैं। ठीक है ना। तो इसका रेशियो लगभग 4:3 में रह सकता है। तो लगभग इसी हिसाब से आपको सारा का सारा पैटर्न ध्यान में रखते हुए तैयारी करना है कि इसमें क्या क्या स्कोर है वो आपको करना है, कौन कौन सी यूनिट आपने अच्छे से कर रखी है। ठीक है। तो ये एक मोटा मोटा था। अगर हमने जिस हिसाब से बताया उस हिसाब से आप काउंट करोगे तो लगभग वही है, लगभग 75 क्वेश्चन के आसपास बन रहे हैं। कोई में हो सकता है जैसे मैंने बताया तो उसमें एक आधा क्वेश्चन किसी में कम हो जाए, किसी में बढ़ जाए, लेकिन मोटा मोटा रेशियो यही रहना है इनमें, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग जितने भी मैंने बताए सब में। दूसरा है कि क्या करें कि हम जो हमारा स्कोर है वो लगभग इसमें 55 प्लस हो जाए। जैसे गंभीर विद्यार्थी थे और जो साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी हैं वो अच्छी लंबी तैयारी कर रहे हैं, और आर्ट्स वाले भी काफ़ी अच्छी लंबी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जो साइंस वाले स्टूडेंट है वो इस पोर्शन में जो जीके वाला पेपर है इसमें थोड़ी सी ड्रीट ले लेता है, क्योंकि ऑलमोस्ट जो साइंस बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स आते हैं उनकी मैथ्स, साइंस और इंग्लिश थोड़ी ठीक ठाक सीख होती है, तो वो विद्यार्थी आराम से इन सब्जेक्ट्स को पढ़ लेते हैं। आर्ट्स वाले स्टूडेंट है, जो ज़्यादातर स्टूडेंट है, मैं सबकी नहीं कह रहा हूँ, ज़्यादातर जो स्टूडेंट है वो क्या करते हैं, इन दोनों तीनों पोर्शन को स्किप करने की कोशिश करते हैं, या पढ़ते हैं तो भी बहुत छोटे छोटे टॉपिक जो या तो एक आधा नंबर का उनमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत कम संभावना रहती है कि वहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो जाए। तो अब उनके लिए जो जिन्होंने पूरा सिलेबस पढ़ा है फर्स्ट पेपर का, उनके लिए ये रणनीति रहनी चाहिए कि जो आपने पढ़ा है प्रॉपर तरीके से आप उसका अच्छी तरीके से रिवीजन करिए। अब रिवीजन का जो पैटर्न है वो मैं बता दूं किस हिसाब से रखना है आपको। इसका आपको ये करना है कि जो अब लगभग 28 से 30 दिन का समय बचा है, तो वो टॉपिक 5-7 दिन में आप थोड़े ज़्यादा पढ़िए जो आपको थोड़े से कमज़ोर लग रहे हैं। तो ठीक है ना। अगर 5-7 दिन में आप उन टॉपिकों को थोड़ा सा बार बार पढ़ेंगे, ज़्यादा टॉपिक नहीं होते हैं, किसी यूनिट में 1 या किसी यूनिट में 2, तो 5-7 दिन आप कंटिन्यू उन टॉपिकों को पढ़िए जो थोड़े से कम तैयार है आपके, तो वो अच्छे तैयार हो जाएंगे। और लास्ट के 20 दिन में आप उनको अच्छे से रिवीजन कर लेना सारे टॉपिकों को ही। अब लास्ट के 20 दिन में भी पहले कौन से टॉपिक तैयार करें और बाद में कौन से टॉपिक तैयार करें। तो पहले उन टॉपिकों को तैयार करना है जो आपके अच्छे हैं और अच्छे लंबे समय तक आपको याद रह सकते हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस वगैरह है, ज्योग्राफी वाले सब्जेक्ट हैं, साइंस वाला जो कंटेंट वगैरह वो आराम से पढ़ करके विद्यार्थी 15-20 दिन तक आराम से याद रख सकता है उसको।
तो वो टॉपिक थोड़े से 20 दिन, लास्ट के 20 दिनों में पहले पढ़ लेने हैं। और हिस्ट्री जो आपका मैनेजमेंट है या फिर जो टॉपिक है आपका शिक्षा मनोविज्ञान वाले हैं, ऐसे टॉपिक है वो आपको बाद लास्ट के जो एग्ज़ाम के 7-8-10 दिन बचे उनमें इन टॉपिकों का रिवीजन करना है, ताकि वो तो 15-20 दिन पहले पढ़ा हुआ आराम से रिकॉल हो जाएगा एग्ज़ाम के टाइम, और ये 7-8-10 दिन का पढ़ा हुआ लास्ट में आराम से रिकॉल हो जाता है, क्योंकि हिस्ट्री में फैक्ट्स वगैरह थोड़े से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब की रणनीति रख करके आप अपना स्कोर है वो लगभग, आपने अगर सारे सब्जेक्ट पढ़ रखे हैं तो आराम से आप है 55+ का स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे विद्यार्थी जो आर्ट्स के या नॉन आर्ट्स के स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने इस फर्स्ट पेपर के दौरान गणित को, विज्ञान को और अंग्रेजी को है स्किप करा है, या यूँ कह सकते हैं कि अगर पढ़ा है तो भी थोड़ा बहुत पढ़ा है। अब वो कह रहे हैं, विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर हम इसमें क्या करें कि हमारे स्कोर भी थोड़ा अच्छा हो जाए, क्या हम इन तीनों टॉपिकों को अब पढ़ सकते हैं? तो मेरे हिसाब से विद्यार्थियों, अब अगर आप इन टॉपिकों को पढ़ोगे तो समय थोड़ा सा ज़्यादा कंज्यूम होगा, जो कि हमारे पास है नहीं, क्योंकि हमारे पास अब इतना ही समय बचा है कि बिल्कुल लास्ट में एक अच्छा सा रिविजन हो जाए। तो इसमें ज़्यादा समय खराब नहीं करना आपको सीखने में, क्योंकि सीखने का समय गया था। अब आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें पढ़ने का समय या रिवीजन करने का जो समय है वही समय रखना है इसमें। ठीक है ना, तो इसमें आपको ये नहीं करना है कि आप कहीं इन 3 सब्जेक्टों को ही कंटिन्यू करते रहो और बाकी का जो आपने पढ़ा है उसका रिवीजन नहीं करो, क्योंकि अगर पढ़े हुए का अगर प्रॉपर तरीके से रिवीजन नहीं होगा तो फिर आप मात खा जाओगे लास्ट टाइम में। तो आप है इन सब्जेक्ट को अगर आपने पूर्णतः छोड़ दिया है तो अब बिल्कुल छेड़ने की आवश्यकता नहीं है, आप इनको छोड़ दो। अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है कंटेंट इनका, तो अब सिर्फ जो पढ़ा है ना उसी का रिवीजन करना है, बाकी को नहीं पढ़ना है आपको इसमें। ठीक है ना, ये थोड़ी सी विशेष तौर से ध्यान रखनी है। और इसमें अगर आपने इन तीनों यूनिट को छोड़ भी दिया है तो भी आपके पास में लगभग 60-62 नंबर का जो कंटेंट है वो आपके पास ऑलरेडी आपने तैयार किया है। अब इन 60-62 क्वेश्चन का जो कंटेंट अगर आपने तैयार करा है अच्छे से, क्योंकि ये टॉपिक तो आपने तीनों को स्किप करने के बाद में अच्छे से पढ़े हैं, क्योंकि सारे आ रहे थे आपको, सारे जो आर्ट्स का है वो भी पढ़ सकता है, नॉन आर्ट्स का है वो भी पढ़ सकता है, सब पढ़ सकते हैं इनको। तो आपने अगर इनको अच्छी तरीके से पढ़ा है तो मेरे हिसाब से अब आप आराम से इनका रिवीजन है वो करो अच्छे से, और अच्छे से अगर रिवीजन करोगे तो कोई समस्या नहीं आएगी। मेरे हिसाब से अगर 60-62 क्वेश्चन का अगर आप रिवीजन करते हो तो इनमें से अगर आप एग्ज़ाम हॉल में 55-57 क्वेश्चन अगर अटेंड करते हो, और उसमें से भी अगर लास्ट के 5-7 क्वेश्चन अगर आपके हो सकता है, जैसे सबकी जो अपन मानते हैं कि जो क्वेश्चन अटेंड करने की या नेगेटिव करने की सबकी एक आदत होती है, किसी की थोड़ी कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है, तो ये मान लेते हैं अगर आपने बहुत अच्छे से अगर 60 नंबर या 62 नंबर के कंटेंट को, क्वेश्चनों को अगर अच्छे से क्लियर करा है तो इसमें थोड़ी सी अगर अच्छे से क्लियर किया है तो नेगेटिव होने की कम संभावना रहती है। अगर आप 55 क्वेश्चन जैसे अटेंड भी करते हो तो इनमें से आप है वो 7-8 क्वेश्चन जैसे नेगेटिव मान लोगे तो कट पिटा करके 44-45 क्वेश्चन के आसपास आराम से आपके रह सकता है। अगर आपका इसमें अगर 44-45 का स्कोर रह रहा है आप 3 सब्जेक्ट स्किप करने के बाद में भी, तो भी आप अपने सब्जेक्ट में एक अच्छी सी लीड लेकर के अपना अंतिम जो फाइनल सिलेक्शन होता है उसकी दौड़ में अच्छे खासे शामिल हो सकते हो। तो ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने 3 सब्जेक्ट को अगर स्किप भी किया है, छोड़ा भी है, तो वो अपना जो कंटेंट है उसको अच्छे से रिवीजन करो, बाकी अपना पूरा का पूरा फोकस है वो सब्जेक्ट पे करो। वहाँ 5-7 क्वेश्चन अगर आप बढ़ा दोगे तो बिल्कुल आप इनके बराबरी कर लोगे, कोई ज़्यादा समस्या नहीं आने वाली है आपको। ठीक है ना, उसके बाद में रिवीजन कैसे करें? रिवीजन जैसे मैंने बता दिया आपको कि रिवीजन आपको इसी हिसाब का पैटर्न करना है कि जो कठिन टॉपिक है उनको थोड़े से एक बार 5-7 दिन में पहले पढ़ लो। ठीक है, कठिन टॉपिकों को अगर 5-7 दिन पहले पढ़ लोगे, एक रिवीजन अगर 20 दिन के दौरान और हो जाएगा तो कठिन टॉपिकों का 2 बार रिवीजन हो रहा है, जो आपको आ रहा है उनका 1 बार रिवीजन हो रहा है, क्योंकि अच्छे से आ रहा है तो उसका अगर एक अच्छा सा रिवीजन भी हो जाएगा तो आराम से चीज़ें रिकॉल हो जाती है वहाँ पर। ठीक है ना, तो कठिन टॉपिक है उनको 5-7 दिन में पढ़ लो, और उसके बाद में 20 दिन में एक लास्ट टाइम और रहेगा रिवीजन का, उसमें और रिवीजन मार देना उन टॉपिकों के। अब लास्ट का जो 20 दिन बचे उसमें वो टॉपिक पहले पढ़ने हैं जो आपको अच्छे तरीके से आ रहे हैं, क्योंकि अगर आपको जो टॉपिक अच्छे तरीके से आ रहे हैं उनको अगर आप रिवीजन में शामिल करते हो पहले, तो भी आप आराम से वहाँ पर एग्जाम हॉल में रिकॉल कर जाओगे उन चीज़ों को। जो कठिन चीज़ें, फैक्ट वाली चीज़ें, उनको थोड़ा सा बाद में शामिल करो। ठीक है, ताकि लास्ट टाइम में अगर उन चीज़ों को पढ़ोगे, फैक्ट्स को पढ़ोगे तो आराम से रिकॉल हो जाएगी। तो ये रही आपकी रिवीजन की रणनीति। इसके बाद में आपको क्या क्या नहीं करना है। पहला है कि न्यू कंटेंट ऐड नहीं करना है। अब जैसे मैंने पहले ही बता दिया था, अगर जिसने जो पढ़ा है उतना ही पढ़ो, जितना कंटेंट है उसी पे विश्वास करके कंटिन्यू पढ़ो।
नया कंटेंट ऐड नहीं करना। मार्केट में हो सकता है बहुत अच्छे जो कवर पेज लगी हुई, अच्छे रंगीन कवर पेज लगी हुई बुक्स वगैरह आ रही होगी, लेकिन आपको वो चीज़ें नहीं पढ़नी है। बिल्कुल आराम से जो कंटेंट पढ़ रहे हो उस पर विश्वास रखते हो, कंटिन्यू उसको पढ़ना है। हो सकता है जैसे करंट में मैंने पहले भी बताया था कि आपने जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ लो। अगर पहले भी कुछ नहीं पढ़ा है तो अभी भी मेरा यही सुझाव रहेगा, जो विनोद जी स्वामी वाली बुक है केसरी पब्लिकेशन वाली, वो एक बुक लगा लो, बाकी को आप रहने दो। ज़्यादा चिंता नहीं करनी है अब लास्ट टाइम में, क्योंकि चिंता करोगे तो फिर पढ़ नहीं पाओगे आप। एक ये है कि तनाव नहीं लेना है। कुछ विद्यार्थी टेस्ट पेपर देते रहते हैं अदर इंस्टीट्यूट्स के, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, तो सब ने अपनी टेस्ट सीरीज चला रखी है। वो विद्यार्थी कहते हैं कि सर हमारा टेस्ट पेपर में स्कोर अच्छा नहीं हो रहा है, पेपर टफ बनाते हैं, स्कोर डाउन जाता है, तो हम तनाव में आ जाते हैं। तो विद्यार्थियों आप 5-7 दिन या 10 दिन तक और टेस्ट दे लो, उसके बाद में टेस्ट देना एक तो बंद कर दो, और जो आप पढ़ रहे हो उसका कंटेंट का प्रॉपर रिवीजन करना है। अगर आपका वहाँ पर क्योंकि कुछ जो कोचिंग संस्थान है खुद को सुप्रीमो स्थापित करने के लिए ऐसे टेस्ट पेपर बना देते हैं, जबकि नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट का जो मोरल है वो थोड़ा डिमोटिवेट हो जाता है ऐसी चीज़ों से। अगर आपको पेपर ही बनाने हैं तो बिल्कुल वही पैटर्न रखिए जो आरपीसी रखती है, ताकि एक स्टूडेंट का अच्छे से मूल्यांकन हो जाए। तो विद्यार्थियों आपको बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अगर वहाँ कम स्कोर हो रहा है तो बिल्कुल ऐसा तो है नहीं कि आरपीसी उसी हिसाब के कुछ बेतुके के क्वेश्चन अपने पेपर में शामिल करेगी, आपका स्कोर अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल आप अगर लास्ट टाइम में मेरे हिसाब से तो अगर टेस्ट पेपर नहीं दे करके जो आरपीसी पेपर करवाए हैं आज तक, जैसे कि 14 वाली वैकेंसी में करवाए हैं, 18 वाली वैकेंसी में करवाए हैं, उसके बाद में और भी वैकेंसी हुई 20-21 वाली, उसके बाद में जो अभी संस्कृत शिक्षा विभाग वाली उसमें लेक्चरर की भर्तियां करवाई है, उनमें जो फर्स्ट पेपर करवाए हैं आप, जो उन फर्स्ट पेपरों में जो करवाए हुए हैं आरपीसी के पेपर है वो पैटर्न रखिए, वो पेपर सोल्व करते रहिए, ताकि आपको एक पैटर्न भी पता चलता रहेगा, तो आप ज़्यादा तनाव में नहीं आओगे। मेरे हिसाब से लास्ट में अगर आप उनका जो आए हुए पैटर्न जो क्वेश्चन है उनका अगर शामिल करते हो अपने में, तो थोड़ा सा एक आत्मविश्वास भी बढ़ेगा आप में कि हाँ ऐसी चीज़ें मैंने भी तैयार करी है जो आरपीसी ने पहले पूछ रखी है। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, तो तनाव नहीं रहेगा और आप आराम से पढ़ लोगे, ठीक है ना। तो ऐसी चीज़ों से आपको, तनाव वाली चीज़ों से बच करके रहना है। एक विद्यार्थी कह रहे थे कि सर बहुत सारे टीचर्स वगैरह कहते हैं कि भूमिगत हो जाओ। अब भूमिगत होने का क्या मतलब है? तो इसमें देखो, भूमिगत मेरा तो ये मानना है कि नहीं होना है आपको, क्योंकि हाँ ये ज़रूर है कि आप जो लास्ट का समय बचा है उसमें अपना 100% सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडी को दो, और स्टडी के साथ साथ में जैसे मैं कह दूँ कि सोशल मीडिया से थोड़ी दूर रहो, बच करके रहो। अपना फ़ोन जैसे मैं से आपको यूँ कहूँ कि बंद कर दो तो भी ठीक है लास्ट टाइम में, कोई ज़रूरी नहीं है। आप अगर फिर भी अर्जेंट रहे तो साइलेंट करके साइड में रख दो, कि आप फ़ोन स्विच ऑफ वगैरह नहीं कर सकते हो। पेरेंट्स वगैरह कॉल करें, थोड़ी चिंता वगैरह हो जाती है लास्ट टाइम में, तो भी आप उसको साइलेंट करके रख दो साइड में। ज़्यादा ये है कि सोशल साइट्स भी नहीं देखनी है आपको लास्ट टाइम में, क्योंकि उस पर एग्ज़ाम को लेकर के बहुत ऐसी सारी चीज़ें, सामग्रियाँ, कंटेंट डालते रहते हैं जिससे विद्यार्थी गुमराह हो सकता है। तो इनसे आपको बचना है, तो उसको देखना ही बंद कर दो, पहला उपाय यही है। क्योंकि अगर छोटी सी चीज़ भी देखी है, कुछ आपके चिंतन मनन में आता है, तो उस पर मस्तिष्क क्रिया प्रतिक्रिया देना प्रारंभ कर देता है। तो उसका बचने का सिर्फ एक ही उपाय है कि उसको देखो ही मत आप, ठीक है ना। तो ऐसी चीज़ों को आपको बिल्कुल रहना है। और जैसे कुछ विद्यार्थी घर पे रह के तैयारी कर रहे हैं, कुछ विद्यार्थी शहर सिटी में रह करके तैयारी कर रहे हैं। तो भूमिगत होने का मतलब ऐसे नहीं कि आप अपने पेरेंट्स वगैरह से भी बातचीत नहीं करो। बिल्कुल आप जैसे भी शाम के समय फ्री हो तो अपने पेरेंट्स से 15-20 मिनट चर्चा करो उनसे, क्योंकि उनका आत्मविश्वास भी आपको मिलेगा। वो 2 अच्छी बात ही बताएंगे जिससे आपका कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप होगा। पेरेंट्स से चर्चा करोगे तो थोड़ा सा तनाव वगैरह भी कम रहेगा, आराम से वो भी आपका हौसला अफजाई करते रहेंगे। तो ऐसी चीज़ें इसमें आपको इस हिसाब से मैनेज करना है। कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि सर मतलब हम पढ़ रहे हैं, अच्छा खासा पढ़ रहे हैं, फिर अचानक हमारे एक मन में सवाल आता है, वो सवाल हमारा 5-7 घंटा ख़राब कर देता है। जैसे कि ये पढ़ लिया, ये छोड़ दिया, अब इसको पढ़ना है, इसको छोड़ना है, तो ऐसी चीज़ों को कैसे मैनेज करें? तो विद्यार्थी इस प्रकार की चीज़ों को आपको ऐसे मैनेज करना है कि मैं बता दूं कि मैं ऐसी चीज़ें क्योंकि तैयारी करते हैं उस सभी में होती है ऐसी चीज़ें। जब मैं तैयारी करता था तो मेरे सामने भी ऐसी परिस्थितियाँ आती रहती थी। तो मैं ऐसे करता था कि जो लास्ट का समय बचता था उसमें अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता था कि पढ़ने में समय दिया जाए, सोशल साइट्स वगैरह से दूर रहता था। और जैसे सोते समय एक कार्य योजना पहले बना लेता था मैं अगले दिन को, कि अगले दिन में मेरे को कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है। क्योंकि अगर हमारी कार्य योजना अगर बनी हुई रहती है तो हम आराम से इन चीज़ों को कर सकते हैं जो चीज़ें हम करना चाह रहे हैं।
जैसे मैं सोते समय पहले डिसाइड कर लेता था 5 मिनट का समय लेकर के कि कल मेरे को ये सब्जेक्ट में से ये सारी चीज़ें क्लियर करनी है। क्योंकि अगर रात का अगर डिसाइड किया हुआ है, एक दिन पहले का डिसाइड किया हुआ है, तो आप सुबह उठोगे तो आपको भटकना नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी कि ये पढ़ लूँ सब्जेक्ट या ये छोड़ दूँ, ये मैंने पढ़ा नहीं है, ये छोड़ा नहीं है। अगर कार्य योजना पहले से तय रहेगी तो बिल्कुल सुबह उठते ही आपके दिमाग में ये चीज़ रहेगी कि हाँ, मेरे को ये सारी चीज़ें पढ़नी है। आपकी कार्य योजना ठीक रहेगी तो आप आराम से पढ़ लोगे, ज़्यादा भटकाव नहीं खाओगे। कौन सी चीज़ नहीं पढ़ी, कौन सी ऐसी चीज़ों तनाव से दूर रहोगे, ठीक है ना। तो लास्ट टाइम में थोड़ा रिलैक्स रहिए, आराम से पेरेंट्स से बातचीत करते रहिए, अपने अच्छे दोस्तों से बातचीत करते रहिए। ये पर्टिकुलरली कई बार स्टूडेंट जो मेरे को मैसेज के माध्यम से क्वेश्चन भेजते रहते हैं कि सर ये क्वेश्चन उस बुक से पूछा गया है, ये क्वेश्चन। अब ऐसे टाइम नहीं है, इतना टाइम नहीं है कि अब आप एक एक क्वेश्चन को खोजो। अब हमारा लास्ट का जो टाइम बचा है ना, वो सिर्फ इतना ही अच्छा टाइम बचा है कि आप जो चीज़ें पढ़ी हैं ना उसको बहुत अच्छे से तैयार कर लो। कहीं ऐसा नहीं हो कि 2-4% के एक्स्ट्रा के चक्कर में आप अपना जो रिवीजन का समय है पूरा का पूरा वहीं खर्च कर दो और यहाँ रिवीजन हो ही नहीं आपका। इन चीज़ों से बच करके रहना है आपको, ठीक है ना। बिल्कुल दूर रहना है ऐसी चीज़ों से। एक एक क्वेश्चन को खोजने वाला समय गया, वो समय ऑफ सीजन का होता है, जब आपके पास साल भर का समय होता है तब सब जरूर हम एक एक क्वेश्चनों पर ध्यान दे सकते हैं। अब लास्ट का इतना समय नहीं है, जो पढ़ा है ना उसका कंटिन्यू अच्छे से रिविजन करते रहिए। हाँ, हो सकता है जो जेन्युइन क्वेश्चन हो जिसमें डाउट्स वगैरह हो तो वो ज़रूर आप क्लियर कर सकते हो। बाकी की इन चीज़ों से बच करके रहिए, आप अपनी कंटिन्यू तैयारी करते रहिए। सोशल शेयर साइट से मैं पहले भी कह रहा हूँ, दूर रहिए, बच करके रहिए अगर आपको वास्तव में अपना पेपर क्लियर करना है तो, ठीक है ना। आप सभी लोगों को शुभकामनाएं, धन्यवाद।